हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज शुरू करते हैं इस सेशन को। इसमें हम लोग देखेंगे मराठों का उत्कर्ष। मराठों का उत्कर्ष हम लोग दो पार्ट्स में देखेंगे। हम लोग जो आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो वो 18वीं शताब्दी से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो हम मराठा पढ़ रहे हैं ये 18वीं शताब्दी से पहले का, यानी कि औरंगजेब के मृत्यु से पहले का काल को देखेंगे, जिसमें सिर्फ शिवाजी को ही देखेंगे। और फिर उसके बाद जो हम देखेंगे 1707 के बाद, यानी कि 18वीं शताब्दी का जो पीरियड होगा वो औरंगजेब के बाद का पीरियड, उसमें फिर हम लोग देखेंगे मराठा को। तो ये पहला पार्ट है मराठा उत्कर्ष का। मराठों का उत्कर्ष। पतन उन्मुख मुगल सत्ता को सबसे महत्वपूर्ण और कोई चुनौती देने वाला था राज्य, तो वो था मराठा। यानी कि मुगल को जो सबसे ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा था वो मराठा से ही करना पड़ा था। इसके क्या कारण थे उत्कर्ष के मराठों का? तो इनकी जो भौगोलिक स्थिति थी महाराष्ट्र का वो बहुत जटिल था। इसका जो अधिकांश क्षेत्र था इसका वो पहाड़ों, नदियों, जंगलों और अनुपजाऊ क्षेत्र से घिरा हुआ था। यानी कि वहाँ का जो सिचुएशन था, भौगोलिक स्थिति थी, वो बहुत ही जटिल था। यहाँ के जो लोग थे वो जुझारू और व्यक्तित्व के धनी थे, क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ी इलाके में जो रहने वाले लोग थे, अनुपजाऊ क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होंगे तो वो जुझारू और व्यक्तित्व के धनी ही होंगे, काफ़ी मेहनती। पहाड़ी प्रदेश के लोग जो निवासी होते हैं वो बहुत ही स्वस्थ और बलिष्ठ बल वाले होते हैं। तो ये सब कारण थे मराठों के उत्कर्ष का। इनके साथ ही ये छापामार युद्ध में बहुत निपुण थे। गुरिल्ला जिसको बोलते हैं, मराठे इसमें बहुत निपुण थे। तो ये कई कारण हैं जिसके वजह से मराठों का उत्कर्ष होता है। मुगल विघटन से उत्पन्न जो राजनीतिक अरिक्तता पैदा होती है, यानी कि जो पॉलिटिकल वैक्यूम होता है, उसको भरने का जो शक्ति होता है केवल मराठों में ही थी। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर यहाँ मराठा सैनिकों में एकता नहीं था। एकता नहीं होने की वजह से वो एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए जो आवश्यक दृष्टिकोण होना चाहिए था वो उनके पास नहीं था। यानी कि मुगल साम्राज्य का जो जगह लेना था वो लेने के लिए एलिजिबल थे, उसके लिए वो योग्य थे, मगर उनके दूरदृष्टि नहीं होने की वजह से वो लोग उस जगह को नहीं ले पाते हैं। इसलिए मुगलों की जगह को लेने में वो असफल रहते हैं। मगर मुगल के ख़त्म होने तक ये लोग अपनी जंग मुगलों के खिलाफ लड़ते रहते हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीति के कारण ही, या उसका ही परिणाम था, हिंदू विरोधी नीति का ही परिणाम था कि शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही और हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधियों को धारण किया और ब्राह्मणों की रक्षा करने का प्रण किया। यानी कि उसके प्रण रक्षा के लिए प्रण करता है, जो भी एक कारण बनता है उत्कर्ष का मराठों का। चलिए उसके बाद देखते हैं शिवाजी, जिसका जन्म 1627 ईस्वी में जुन्नार के समीप शिवनेर दुर्ग में हुआ था, जिसका पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता जीजाबाई था। यानी कि शाहजी भोंसले की जो पहली पत्नी थी जीजाबाई, उनसे संतान प्राप्त हुआ था। शाहजी भोंसले का जो दूसरा पत्नी था उसका नाम टूकाबाई मोहिते था, जो कि शाहजी भोंसले इन्हीं के साथ रहते थे। कहा जाता है कि इसके साथ रहने की वजह से, अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही रहने की वजह से, जिसकी पहली पत्नी जीजाबाई है, अपने पुत्र के साथ अधिकांश जीवन व्यक्त करते हैं, बिताते हैं, अपने एक परित्यक्त नारी की तरह। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है उसका अपना माँ का पड़ा, और उसके बाद जो दूसरा था माँ के बाद वो था गुरु दादाजी कोंडदेव का प्रभाव। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु था रामदास। यानी कि शिवाजी के जो आचरण पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था वो किसका था? गुरु रामदास का। यानी कि गुरु रामदास से ही ये जो प्रेरणा लेते हैं राष्ट्र प्रेम का भावना, देवता, गौ, ब्राह्मण तथा धर्म रक्षा आदि का जो प्रेरणा है वो गुरु रामदास से ही लेते हैं। शिवाजी का विवाह 1640 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में साईबाई निम्बालकर से कर दी जाती है। साईबाई निम्बालकर से। शिवाजी की दूसरी पत्नी जो कि पुतलाबाई जिसका नाम है, वो सती को अपनाते हैं। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर सौंप करके खुद बीजापुर के रियासत में नौकरी कर लेते हैं। शिवाजी मावल जो प्रदेश है, सबसे प्रारंभिक जो उसका कार्यस्थल होता है वो मावली प्रदेश होता है, और यहीं पर वो
योग्य, दृढ़ और परिश्रमी नवयुवकों को एकत्र करते हैं और फिर किले को जीतना प्रारंभ कर देते हैं। इन्होंने किला जीतने के क्रम में जो पहला किला जीता था 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ पर अधिकार करके। फिर 1646 ईस्वी में बीजापुर के तोरण किले को अपने अधिकार में ले लिया था। तोरण किले की लूटपाट से उन्हें बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है और जिससे यहाँ से 5 मील दूर लगभग रायगढ़ में एक किले का निर्माण करता है, जिससे बाद में वो अपना राजधानी बनाते हैं। 1648 ईस्वी में शिवाजी ने पुरंदर के किले को छल से, कपट से छीन लेते हैं नीलोजी नीलकंठ से। अगला किला शिवाजी 1656 ईस्वी में जावली के किले को मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य से छीन लेता है या उस पर अधिकार कर लेता है। शिवाजी की स्थिति इससे बहुत मजबूत हो जाती है। कहा जाता है कि इसकी स्थिति सामरिक और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है इस किले को जीतने के बाद। उसको 1656 ईस्वी में शिवाजी जो है रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लेते हैं। चंद्रराव मौर्य, जिससे कि जावली के किले को छीना था शिवाजी ने, शिवाजी के विरुद्ध बीजापुर के सुल्तान से जाकर के मिल जाता है और कोंकण अभियान में शिवाजी ने सुंदर के नेतृत्व में कोंकण अभियान के दौरान कल्याण को जीत लिया था, यानी कि कल्याण को जीत लेता है, जिससे बीजापुर के जो सुल्तान है उसकी काफ़ी परेशानी पड़ जाती है। यानी कि शिवाजी का दुश्मन जो कि चंद्रराव मौर्य और बीजापुर का सुल्तान भी हो जाता है और उसको नियंत्रण करने के लिए शिवाजी को दोनों मिलकर के प्रयास करते हैं और जिसके परिणाम में शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले को बंदी बना लेते हैं और शर्त रखा जाता है मुक्ति के लिए। मुक्ति इस शर्त पर होती है कि उसे कहा दिया जाता है कि वो किसी तरह का गतिविधि को नहीं करेंगे, यानी कि आगे किसी तरह का गतिविधि नहीं करेंगे, अपने गतिविधियों को रोकेंगे तभी उसके पिता को मुक्ति मिलेगी। इस तरह से उनकी गतिविधि को रोक लगाया जाता है। 1657 ईस्वी में शिवाजी का मुकाबला पहली बार मुगलों से होता है और औरंगजेब के बीजापुर आक्रमण पर शिवाजी से सहायता की मांग करते हैं। यानी कि कहा जाता है कि शिवाजी का पहला मुकाबला होता है मुगलों से 1657 ईस्वी में और जब औरंगजेब बीजापुर पर आक्रमण करते हैं तो बीजापुर के सुल्तान हैं वह शिवाजी से सहायता मांगते हैं, जिससे वो स्वीकार कर लेते हैं और दोनों मिलकर के फिर औरंगजेब को हराते हैं। उसके बाद फिर शिवाजी का बीजापुर के साथ सामना होता है। मुगल से जब मुक्ति मिल जाती है बीजापुर को तो बीजापुर के सुल्तान अपने योग्य सेनापति अफजल खां को भेजते हैं शिवाजी को दमन करने के लिए। तो अफजल खां को पता होता है कि यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है बहुत ही जटिल है, तो यहाँ पर उसको हराना काफ़ी मुश्किल है। तो वो एक अपने दूत कृष्ण जी भास्कर को शिवाजी के पास भेजते हैं और शिवाजी उसे अपने साथ मिला करके उसके विरुद्ध किया गया षड्यंत्र को जान लेते हैं। तो 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा जाता है अफजल खां को, लेकिन अपने बारे में षड्यंत्र को जान करके फिर वह अफजल खां का हत्या कर देते हैं, जिसके बाद शिवाजी कोंकण, कोल्हापुर और पन्हाला के किले को जीत लेता है। और शिवाजी की इस सफलता से बीजापुर के सुल्तान भयभीत होकर के शांति समझौता कर लेते हैं और इस समझौते के अनुसार शिवाजी को एक स्वतंत्र शासक मान लिया जाता है बीजापुर के सुल्तान द्वारा और बदले में सुल्तान को पन्हाला और चाकन किला जिस पर कि शिवाजी ने अधिकार कर लिया था वापस कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं शिवाजी और मुगल। शिवाजी और मुगलों का सामना। बादशाह बनने के बाद 1658 ईस्वी में औरंगजेब बादशाह बनते हैं और बादशाह बनने के साथ ही 1660 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खां को भेज देते हैं। दक्षिण की सूबेदारी सौंपती है और जिसका प्रमुख लक्ष्य होता है कि शिवाजी के बढ़ती हुई शक्ति को दबाना किसी भी तरह से। शाइस्ता खां ने बीजापुर के सुल्तान से सहायता लेकर के पूना, चाकन, कल्याण आदि पर कब्जा कर लेते हैं। शाइस्ता खां के इन किलों पर जब कब्जा कर लिया जाता है तो शाइस्ता खां से मुक्ति पाने के लिए शिवाजी जो है जब पूना में होता है शाइस्ता खां अपने पूरे फौज के साथ, तो 15 अप्रैल 1663 ईस्वी के रात्रि में शिवाजी जो है 400 सिपाहियों के साथ शिविर पर आक्रमण कर देते हैं और यहाँ से शाइस्ता खां को जान बचाकर भागना पड़ जाता है, लेकिन इसमें शाइस्ता खां का पुत्र फतेह खां मारा जाता है और इस सफलता से शिवाजी की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है और शाइस्ता खां को औरंगजेब क्रुद्ध होकर के गुस्से में बंगाल भेज देता है इनके असफलता को देखकर। 10 फरवरी 1664 ईस्वी को
शिवाजी जो है सूरत को भी लूटा था, और इसका विवरण सर जॉन ऑक्साइडन के विवरण से मिलता है, जो कि उस टाइम सूरत के अंग्रेजी कंपनी का अध्यक्ष बना हुआ था। अगला क्रम है शिवाजी और जय सिंह का। 1665 ईस्वी में आमेर के राजा जय सिंह को औरंगजेब ने दक्षिण भेजा। शिवाजी को कुचलने की योजना बनाकर जय सिंह जो है बीजापुर के सुल्तान से मिल करके संधि करके पुरंदर किला को जीतने की योजना बनाता है, और इसी क्रम में जो प्रथम काम होता है, प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 को वह ब्रजगढ़ को जीत लेता है, यानी कि ब्रजगढ़ के किले पर अधिकार कर लेता है। और पुरंदर किले की रक्षा के दौरान ही शिवाजी का बहुत ही एक वीर सेना नायक होता है, सेनापति होता है मुरारजी बाजी, जो कि मारा जाता है। और पुरंदर किले को बचा पाने में खुद को असमर्थ जानकर, यानी कि शिवाजी को ऐसा मालूम हुआ कि अब हम नहीं बचा पाएंगे पुरंदर के किले को, तो वो महाराजा के साथ संधि करने की पेशकश करते हैं, और दोनों तैयार हो जाते हैं। संधि की शर्तों को दोनों सहमत हो जाते हैं, और यह संधि 22 जून 1665 ईस्वी को होता है, जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। दोनों के बीच संधि हो जाने के बाद, पुरंदर संधि हो जाने के बाद शिवाजी का आगरा का यात्रा देखने को मिलता है। जब शिवाजी को आश्वासन मिल जाता है पूर्ण सुरक्षा का, तो वो औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, और 9 मई 1966 को अपने पुत्र संभाजी के साथ और 4000 मराठा सैनिकों के साथ दरबार में उपस्थित होते हैं। लेकिन ये उचित सम्मान नहीं मिलने पर ये विश्वासघाती कहते हैं औरंगजेब को, और जिसके परिणाम स्वरूप उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। शिवाजी और उसके पुत्र को जयपुर के भवन में कैद कर लिया जाता है, जहाँ से वो दोनों शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ 13 अगस्त 1666 को फरार हो जाता है। फिर वो 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंचते हैं, और वहां से एक लेटर लिखते हैं औरंगजेब को। पत्र लिखकर कहते हैं कि अगर वो शिवाजी को अगर क्षमा कर दे तो वह पुनः अपने पुत्र संभाजी को मुगल सेवा के लिए भेज देगा। औरंगजेब शर्तों को स्वीकार कर लेता है और उसे राजा की उपाधि देता है। 1667 से 69 यानी कि 3 साल तक शिवाजी जो है संधि का पालन करते हुए अपने जो जीते हुए प्रदेश हैं उसको मजबूत करता है, उसके प्रशासन को सुदृढ़ करता है, और फिर 1670 ईस्वी में पुरंदर की संधि का उल्लंघन करके 23 जो किले थे उसमें से अधिकांश किले को वो जीत लेता है। औरंगजेब की फिर बढ़ती शक्ति को शिवाजी की फिर बढ़ती शक्ति को दबाने के लिए औरंगजेब महावत खां और बहादुर खां को भेजते हैं शिवाजी के अभियान को रोकने के लिए, और दोनों असफल हो जाते हैं उसके सफल अभियान को रोकने में। बाद में फिर बहादुर खां को दिलर खां के साथ भेजता है। कहा जाता है कि 1670 से लेकर के 1674 के बीच में जो भी सामना हुआ मुगलों के साथ, उसमें सभी में शिवाजी सफल हुए, और फिर 16 जून 1674 को रायगढ़ में श्री विश्वेश्वर गंगाभट्ट के द्वारा राज्य अभिषेक करवाया था। काशी का यह विद्वान था, छत्रपति का उपाधि भी धारण करता है। और राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का जो अंतिम महत्वपूर्ण अभियान होता है वो 1676 ईस्वी में कर्नाटक का अभियान होता है, और फिर 14 अप्रैल 1680 ईस्वी में 53 वर्ष की अवस्था में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी के शासन चलाने के लिए उसके मंत्रियों का एक परिषद था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा सम्मान का पद था वो पेशवा का था। शिवाजी का जो आगरा का यात्रा था वो 9 मई 1666 था, 1966 नहीं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।